Good afternoon, students. Myself Prashant Shukla. Today's I would like to discuss the second lecture of periodic table. तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो लेशन है उसका आज ये सेकंड लेक्चर है और सेकंड पीडीएफ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा टिपिकल एलिमेंट्स, प्रारूपिक तत्व। प्रारूपिक तत्व क्या होता है? बहुत सी सिंपल सा है पार्ट ये। तो प्रारूपिक तत्व होता है जो ऐसे तत्व जो अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो वर्ग के अपना ग्रुप में अपने तत्वों, जो भी ग्रुप में तत्व होते हैं उनमें से एक तत्व ऐसा होता है जो अपने वर्ग के सभी तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। बहुत इजी टॉपिक है। वो कैसा होता है? वो प्रारूपिक तत्व होता है। जैसा कि घर में एक विशिष्ट व्यक्ति होता है और एक इंग्लिश में एक आपका आइडम्स भी है, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। हर घर में एक दुष्ट चरित्र भी होता है। तो इस तरीके से यही है कि फैमिली का एक सदस्य जो है वो सबसे गुणों में समानता प्रदर्शित करता है और ऐसे को हम लोग बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, है ना। प्रारूपिक तत्व सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सेतु तत्व क्या है? और वर्ग के अतिरिक्त उपवर्ग जैसे आपकी फैमिली है, फैमिलीज में से एक होता है सब फैमिलीज का मीन्स जो जैसे आपके फादर हैं, फादर जितने भाई वो आपका एक फैमिली हो गई। इसके बाद फादर के जो मतलब फादर के फादर हैं उनकी जो फैमिलीज हो गई ओवरऑल, तो उसे बोल सकते हैं सब फैमिलीज। इसी प्रकार ऐसे तत्व जो वर्ग के अतिरिक्त उपवर्ग के तत्वों से भी गुणों में समानता प्रदर्शित करेंगे उन्हें सेतु तत्व कहा जाएगा। सेतु तत्व जैसे सोडियम है, सोडियम का फर्स्ट ए ग्रुप से ये रिलेशन है LiKRbCS, ये जो है फर्स्ट ए वर्ग के हैं और फर्स्ट ए में सोडियम भी है। ये फर्स्ट ए से भी गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। और फर्स्ट बी का मीन्स कॉपर, AgAu, ये मुद्रा धातुएं हैं, इनको मुद्रा धातुएं बोलते हैं स्टूडेंट्स, और ये इनसे भी गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। अब हम डायगोनल रिलेशनशिप, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? विकर्ण संबंध होता है दूसरे आवर्त के हल्के तत्व के विकर्णों पर स्थित तीसरे आवर्त के तत्व जो होते हैं उन्हें बोलते हैं विकर्ण संबंध। उनसे एक संबंध क्रिएट होता है। संबंध का मीन्स बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपकी उनकी रेडियाई में इक्विवेलेंट होता है, उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयन विभव में समानता होती। तो इस प्रकार की समानताएं संबंध प्रदर्शित होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका विकर्ण संबंध। अब हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि 100 से अधिक अभी एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं, जो अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो 100 से अधिक जो एलिमेंट्स हैं उनका नामकरण कैसे किया जाए, उनके नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनके नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का जो नामकरण है, पहले तो उनके शोधकर्ता जो साइंटिस्ट खोजते थे उसी के नाम पर रख दिया जाता है। लेकिन 2 साल हो गए लगभग, अभी 2 साल हुए हैं, लगभग 2 साल पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने कहा किसी भी साइंटिस्ट के नेम पर उसका नाम नहीं रखा जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बना दिया गया। आयुपैक ही सब तत्वों के नाम रखता है। तो आयुपैक सिस्टम ने क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष निकालने के बाद बताया कि मैं एक ऐसी प्रणाली स्टार्ट करूँगा जिसमें किसी भी साइंटिस्ट का नेम उस एलिमेंट्स पे रिलाई नहीं होगा, बल्कि वो उसके एक प्रणाली के अकॉर्डिंग उसके नेम होगा। जैसे 0 को निल बोल दिया गया संख्याओं के अकॉर्डिंग, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, ऑक्ट, इन। इसके अनुसार जैसे आपको 112 लिखना है तो अन बी हो जाएगा और ईएम लगा देंगे लास्ट में, अन बीएम। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अभी इन सारे तत्वों के नेम देखो वैसे ही दे रखे हैं, तो इसके तरीके से आप अपना इनके नेम्स लर्न कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, सब बहुत ही आसान टॉपिक है। ये किस तरीके से हम पहले तो 100 से अधिक वर्ष जो परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नाम उनको साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होता था, लेकिन बाद में निष्कर्ष निकाला गया कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसको एक मॉडिफाइड सिस्टम की तरह इसको लिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग संख्याओं के नाम रखें और उनके अकॉर्डिंग अब नेम आपका बनाए जाते हैं तत्वों के। चलिए आगे देखते हैं।
ये भी कुछ तत्वों के नेम दिए गए हैं, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। जैसे सीबोर्गियम साइंटिस्ट का नेम है इसका, और इसका ये अनइल हैक्सियम ये जो है इसका आयुपैक द्वारा निर्धारित नेम है। इसी तरीके से सभी के नेम हैं। बहुत सारा इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है। इसमें क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या बहुत आसान है। आप लोगों ने वृत्त, स्फीयर वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो वृत्त और स्फीयर में क्या पढ़ा था, किसी परमाणु के नाभिक, कोई भी परमाणु है गोलाकार, उसके नाभिक हो गया, उसके केंद्र से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत आसान है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या कई प्रकार की होती है। इसको 10th में आप लोगों ने बस केवल परमाणु त्रिज्या पढ़ा था, है ना। अब परमाणु त्रिज्या भी स्टूडेंट्स कई प्रकार की होती है, जैसे सहसंयोजी बंध से, अगर सहसंयोजी त्रिज्या क्या होगी, कोवैलेंट रेडियाई। व्हाट इज अ कोवैलेंट रेडियाई? कोवैलेंट रेडियाई क्या होगी स्टूडेंट्स, समझिएगा। कोवैलेंट रेडियाई ऐसे दो तत्व जो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हों और उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग जो है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी। और एक चीज़ और समझ बच्चों, सहसंयोजी त्रिज्या जो होती है वो सबसे छोटी होती है। और सबसे छोटी की त्रिज्या किस में पाई जाती है, बताइए। बहुत आसान है, नॉन मेटल्स, अधातुओं में सबसे छोटी त्रिज्या पाई जाती है। बहुत आसान है। जो नेक्स्ट त्रिज्या का हम लोग स्टडी करते हैं वो है वान डेर वाल त्रिज्या। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वान डेर वाल त्रिज्या अक्रिय गैसों में पाई जाती है। अक्रिय गैसें तो पता ही होगी, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रानी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसी तत्व के दो अणुओं, क्योंकि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन ये गैस फॉर्मेट में होती है, इसमें दो अणु पार्ट करते हैं ना। तो किसी तत्व के दो अणुओं के निकटतम आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, सेम एट इट इज परिभाषा है। इसमें कुछ भी नहीं आपको लर्न करना, बस एक कॉन्सेप्ट को समझना है। और ये सबसे बड़ी त्रिज्या होती है, और इसमें किस में पाई जाती है, अक्रिय गैसों में। अब नेक्स्ट बेटा धात्विक त्रिज्या। अब दो धातु जालक के बीच जो त्रिज्या होगी उसके केंद्र के बीच की दूरी का आधा भाग, तीनों की सबकी डेफिनेशन सेम है, उसको क्या बोलेंगे, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या किसमें पाई जाएगी, धातुओं में। एक चीज याद रखना, सबसे बड़ी त्रिज्या वान डेर वाल त्रिज्या, ये किसमें पाई जाती है, अक्रिय गैसों में। उससे छोटी त्रिज्या है धात्विक त्रिज्या, और सबसे छोटी त्रिज्या अधात्विक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होगी, किसी आयन के नाभिक के केंद्र से, अब इसी तरीके से आप कह रहे हैं, किसी आयन के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। आयनों में एक चीज़ याद रखिएगा, धनायन होगा तो धनायन में आकार कम हो जाएगा, क्योंकि धनायन में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। जैसे जितने धन आयन होते उतने इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। तो इसी प्रकार धनायनों की आयनिक त्रिज्या अपने संगत परमाणुओं से छोटी होती है, ऋणायनों की आयनिक त्रिज्या अपने संगत परमाणुओं से बड़ी होती है। परमाणु त्रिज्या की आवर्तता बहुत आसान है, वर्ग में ऊपर से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान ऑलवेज बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे आवर्त में तो हमेशा परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है आयनन विभव। तो आयनन विभव बच्चों क्या होता है, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के विलग परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। जब एक इलेक्ट्रॉन्स को आप पृथक करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो उससे आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या विभव, आयनन विभव कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट लिया जाता है, और गैसियस स्टेट में किसी तत्व के विलग परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। मुझे ज़्यादा एफर्ट इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि यू स्टडी इन 10th क्लास, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो आयनन विभव का परमाणु आकार आपको पता है, जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता जाता है आयनन विभव का मान घटता जाता है। क्यों, नाभिकीय आवेश, नाभिक जो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है, तो उसका जितना आकार बढ़ता जाएगा तो उसका वो उतना कम बांध पाएगा। इस वजह से जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा नाभिकीय आवेश के कारण, क्योंकि नाभिकीय पर आवेश घटता है ना बेटा, आवरण या परीक्षण पर, बहुत सिंपल सी चीज़ें। जैसे ओसामा बिन लादेन है, उसके 52 बेटे हैं, तो वो सभी बेटों पर उतने तरीके से, उतने अच्छे से उसको ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि अगर एक बेटा हो तो एक बेटे को बहुत प्यार किया जाएगा, 52 बेटे हैं तो उतना
उतना प्यार जो है प्यार भी बढ़ जाता है ना। वैसे माँ बाप का प्यार सभी बच्चों के लिए समान होता है ऐसा नहीं, लेकिन उसका भी प्यार बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आवरण या पर्यवेक्षण प्रभाव जितना आकार छोटा होगा उतने कम इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका नाभिक का जो होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना मैक्सिमम होगा। लेकिन जितना परमाणु आकार ज़्यादा बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ज़्यादा होती जाएगी और उन पर आकर्षण बल धीरे धीरे उतना ही कम हो जाता है। इसे ही बोलते हैं आवरण या परिरक्षण प्रभाव। अब कक्षकों की प्रकृति, कक्षक एस से लेकर डी तक जैसे ही जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एस कक्षक का होता है NNBO, फिर पी कक्षक का, फिर डी कक्षक का और फिर एफ कक्षक। एक नेक्स्ट टॉपिक है आधे या पूरे भरे कक्षक। आधे या पूरे भरे कक्षक या तो आधे भरे हों या पूरे भरे कक्षकों का NNBO हमेशा अपूर्ण कक्षकों से ज़्यादा होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम पूछा जाता क्वेश्चन, सोडियम का NNBO ऑक्सीजन के NNBO से अधिक होता है, क्यों? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि नाइट्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p3 अब p में 6 भरे जाते हैं बेटा, 3 भर गए है ना। ऑक्सीजन का क्या हुआ 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 में ये अपूर्ण है क्योंकि एक में p4 में या तो 3 हो या तो 6, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 बच्चों। तो इस तरीके से सोडियम का NNBO क्योंकि आधा भरा कक्षक है इस वजह से इसका NNBO ज़्यादा होता है और उसका NNBO ऑक्सीजन का कम होता है। ऑक्सीजन का NNBO क्योंकि उसका कक्षक अपूर्ण है, ना आधा भरा है और ना ही पूरा भरा है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू स्टडी, आप अच्छे से स्टडी करें, जो भी है हमारी मेहनत को सफल कीजिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर प्रोसीड करेंगे, लेक्चर नंबर 3। तो आज का वर्क कितना है, आज का वर्क भी इतना करना है और सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।